नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज हम सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आंखें भरी हुई हैं, गला रुंधा हुआ है। कैसे बताएं कि हमारे साथी आज तक के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, अस्पताल में थे, स्थिति ठीक थी, लेकिन आज सुबह अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर कुछ कर पाते इसके पहले ही रोहित ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। देश की धड़कनों के साथ जुड़ी हुई ये आवाज खामोश हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। हो गया, सारी वैक्सीन आप ही मांग रही है ना, और तो देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन कहने का एक सुर है, एक लहजा, एक तरीका है, और उसी पे मैंने सवाल पूछा था, आपको चुप गया। यहाँ सबको समझ में आ रहा। देश के ज्वलंत मुद्दे के दंगल में जवाब देहो से सवाल पूछने वाली आवाज अब सिर्फ यादों की थाती रह गई। कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकारें? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की। मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में जैसे वज्र गिर गया। देश के जाने माने और आज तक के चैनल के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना को काल ने हम सभी से छीन लिया। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए? अच्छा मैं मेकअप उतार दूं? हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ। हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ रहते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है। जिस साथी के साथ घंटों बातें होती रही हो, जिसका मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाचता रहा हो, हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने वाले किरदार का यूं जाना, साथियों का कलेजा फट रहा है ये सोचते हुए, ये बोलते हुए कि रोहित सरदाना अब नहीं रहे। कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 42 साल,
ये कोई इस दुनिया से जाने की उम्र थी? अभी तो उड़ान का वक्त था, अभी तो तमाम सपने पूरे होने बाकी थे, अभी कई मंजिलें बाकी थी। घर में पत्नी, 2 छोटी बेटियां, बेटियों के साथ रोहित की तस्वीरें, उनसे जुड़ी यादें साथियों को बेचैन कर रहे हैं। आंसुओं की धार फूट रही है। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनके एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। मैं इससे पहले कि राजनीतिक सवाल पूछता, आपने खुद ही उसमें राजनीति ला दी है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जब आप खुद कह रहे हैं अनुपम खेर इतने पॉजिटिव आदमी है, पिछली बार जब ऐसा विवाद हुआ था तो उन्होंने कह दिया था उनको सलाह दूंगा प्राणायाम कर लें। इस बार ऐसा क्या हो गया? जब आप कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह हैबिचुअल ऑफेंडर है, फिर क्यों रिएक्ट किया अनुपम खेर ने? आज तक की बुलंद आवाज थे रोहित सरदाना। रोहित के करोड़ों चाहने वाले थे। शाम 5 बजे उनके शो दंगल के लिए पूरा देश उनका इंतजार करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। धाकड़ पत्रकार के तौर पर पूरा देश उनका लोहा मानता था। कभी झुके नहीं, कभी डिगे नहीं, सवाल पूछने में कभी हिचके नहीं। और इंटरव्यू था, आप कह के बार बार बात को घुमाना चाह रहे हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने, नसीर साहब ने बोला ना अनुपम खेर के बारे में, या तो अनुपम खेर के बारे में जब सवाल आया तो वो बोल दिए होते कि भाई अनुपम खेर पर इंटरव्यू कर रहे हो क्या मेरा? रोहित जी, जिस चीज पर इंटरव्यू कर रहे हो उस पर रहो। इंटरव्यू नहीं था। जब उन्होंने कहा साइकोपैथ, उन्होंने कहा क्लाउन, तो जवाब तो आएगा ना सामने से। कम से कम शब्दों में, कभी कटाक्ष के रूप में, कभी सीधे सीधे सवालों से वो सबको अपना मुरीद बना लेते थे। अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते थे। क्या इस देश का कोई व्यक्ति तिरंगा लहराएगा या वंदे मातरम गाएगा, जिसके लिए पहले मना कर देते थे? परसों वारिस पठान बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने खुद विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। आज वो चौड़े होकर यहाँ पर कह रहे थे कि हम तो वंदे मातरम गाते हैं। एहसान है क्या देश पर? जो देश के प्रतीक चिन्ह है उनको अपनाना, क्या उस देश पर एहसान है? रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूँ। हर रोज रात 10 बजे आज तक के शो दस्तक में रोहित सरदाना देश के मुद्दे को सामने रखते थे। जब हमारे डॉक्टर्स के हाथ में वैक्सीन है, फिर भी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में नियंत्रित लॉकडाउन लगाना पड़ा। सवाल है क्यों? जवाब है कोरोना के टीकाकरण की धीमी रफ्तार। इसीलिए जनता के साथ खड़ा रहने वाला न्यूज चैनल आज तक आज जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने की मुहिम शुरू कर रहा है। सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। रोहित सरदाना हरफन मौला पत्रकार थे। जब भी देश में कोई बड़ी खबर होती थी, रोहित हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। इस तरफ का ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और तीसरा रास्ता जो यहाँ से दिखाई देता है वो जाता है सरयू के घाट की तरफ। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चौथा रास्ता इस चौराहे से जो खुलता है, जहां बैरिकेड लगाया गया है, वो जाता है मानस भवन यानी कि राम जन्मभूमि कार्यशाला की तरफ, जहां पर पत्थर काटने का काम वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा है, 3 से 4 टियर सुरक्षा जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। देश के दिग्गज नेताओं से देश के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से सवाल करते थे रोहित सरदाना। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के बंगाल के चुनाव का क्या है? ममता को हटाना, ये मुद्दा है। ना जय श्री राम, ये मुद्दा है। किसान, ये मुद्दा है। राजनीतिक हिंसा मुद्दा है। नंदीग्राम मुद्दा है। क्या है आपकी नजर? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के एक दिन के दौरे पर हैं। एक दिन में 3 रैलियां हो रही हैं। आज आपको लेकर चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ असम यात्रा के उनके एक दिन के पड़ाव पर, और जानते हैं कि आखिर असम की जनता की उम्मीदें क्या हैं और असम की जनता से भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं? आप उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने संकल्प पत्र में क्या ला रहे हैं?
महंगाई उनको बहुत चुभ रही है और महंगाई नेताओं के भाषणों से गायब है। उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है सरकार? The bronze in the category goes to आज तक रोहित सरदाना अयोध्या। रोहित सरदाना आज तक की आवाज को बुलंद करते रहे। तमाम पुरस्कार और सम्मान से वो नवाजे जाते रहे। हाल ही में उन्हें ENBA के 3 अवार्ड मिले थे। करीब 2 दशक से समय की रफ्तार के साथ कदम ताल करते हुए रोहित सरदाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दमदार हस्ताक्षर बन चुके थे। पिछले दिनों उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था। सब कुछ ठीक था। अचानक गुरुवार की रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया था। गुरुवार दिन में उन्होंने कई कोरोना पीड़ितों को फोन के जरिए मदद भी मुहैया करवाई थी। शुक्रवार की दोपहर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद कुछ कहने और सुनने को नहीं रह गया। रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर से आज तक के साथियों पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार भी तो यकीन करना मुश्किल था कि हमेशा हंसते मुस्कुराते जिस रोहित सरदाना को हमेशा फ्लोर पर देखा था, वो अब कभी दिखाई नहीं देंगे। उनके निधन पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन हकीकत तो यही थी। आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी धाकड़ पत्रकारिता के जरिए उन्होंने जो अलग जगाई थी, उनकी वो आवाज, उनका वो अंदाज जमाना सदियों तक भुला नहीं पाएगा। करोड़ों दिलों में रोहित सदियों तक धड़कते रहेंगे। समय इजाजत दे नहीं रहा। ये एपिसोड यहां पर खत्म हो रहा है आज दंगल का। आज तक ने अपने परिवार का एक सदस्य खोया। मीडिया जगत ने एक चमकता सितारा खोया। रोहित के चाहने वाले करोड़ों फैंस ने अपना हीरो खोया। सब के सब इस समय आज सदमे में हैं। आप लोग भी तो हमारा परिवार हैं। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। आज पूरा देश स्तब्ध है। मीडिया जगत में एक अजीब सी खामोशी है। देश का चमकता सितारा रोहित आज हमारे बीच नहीं है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। कल तक हर किसी की आवाज उठाने वाले रोहित आज खामोश हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी ने रोहित के निधन पर दुख जताया। लोकप्रिय न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों और प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। रोहित हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। ऊर्जा से भरपूर भारत की प्रगति को लेकर जुनूनी और नेक इंसान रोहित की कमी खलेगी। उनका जाना मीडिया जगत में एक बहुत बड़ी जगह खाली कर गया। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 आज तक परिवार ने अपना सदस्य खोया। मीडिया ने एक चमकता सितारा खोया। देश ने अपना हीरो खोया। हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है, क्योंकि ये क्षति ऐसी है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है। उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार खो दिया है। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कम समय में मीडिया जगत में स्थान बनाने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हुए। वे प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। पत्रकारिता जगत को भारी नुकसान। आज हर किसी के लिए उनका जाना किसी सदमे से कम नहीं है। सबकी रोहित से जुड़ी अपनी यादें हैं और जाने का दर्द। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। ये केवल पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिन लोगों के यानी जो लोग संवेदनशील हैं,
वह हर व्यक्ति इस समाचार से बहुत दुखी है। श्री रोहित सरदाना वास्तव में एक वरिष्ठ पत्रकार तो थे ही और आज तक के ऊर्जावान एंकर तो थे ही, लेकिन एक संवेदनशील इंसान भी थे। किसी भी विषय को लेकर उनके मन में एक बड़ी क्लैरिटी थी। अपनी बात को सफाई से रखने का हुनर रोहित के पास था। प्रवाह के साथ नहीं परंतु लिख के से हटकर अपनी बात कहना उनकी बहुत ही बड़ी खूबी थी। आलोचना हो या प्रशंसा, इससे जरा भी विचलित हुए बिना उन्होंने प्रामाणिकता से पत्रकारिता किया था। मुझे बहुत दुख है और मुझे दुख उनके परिजनों के प्रति बहुत ज्यादा है, जो पता नहीं इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकल पाएंगे। लेकिन मैं अपनी सांत्वना देना चाहता हूँ, संवेदना देना चाहता हूँ और एक उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में जगह दे, हम दुआ कर सकते हैं। रोहित जब स्कूल में पढ़ता था, 90s की बात है, मेरा उनके घर पे आना जाना था। कुरुक्षेत्र में स्कूल में पढ़ता था और हम लोग उसको हाथ में हाथ डाल करके मैं खेल के मैदान में ले जाता था उसको। मेरा व्यक्तिगत संबंध उससे था। अब मैंने इतना कभी बताया नहीं, लेकिन उनके पिताजी श्याम सरदाना जी वो हमारे गीता स्कूल में प्रिंसिपल थे। कभी आपके मन में सवाल आया कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पक्ष हो या विपक्ष, रोहित के पास हर किसी के लिए सवाल थे। ये मजदूर मर क्यों रहा सड़क पे? फिर वो एक निष्पक्ष पत्रकार थे। आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। वो पत्रकारिता के दंगल के महारथी थे, लेकिन अभी एक लंबी जंग लड़नी थी सिस्टम की खामियों के खिलाफ, शोषित की आवाज बनकर। वो इस जंग में आज तक परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। अपने चाहने वालों के लिए दिल में एक दर्द छोड़ गए। लोगों की लाशें गिनकर अपनी कमीजें सफेद करना ऐसी महामारी के समय में, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। आज का दिन बड़ा दुखद दिन है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐसे पत्रकार जो समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों की बात हमेशा दस्तक के माध्यम से उठाते थे। कई बार मेरा भी उनसे सामना हुआ, कई बार चर्चा हुई। दंगल के माध्यम से भी वे समाज को अपनी बातें अलग अलग तरीके से पहुंचाते थे। एक निर्भीक पत्रकार जो देश ने खोया है, इसकी हम सबको बहुत बड़ी पीड़ा है। समाज में अचानक जाने से निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर शोक की लहर फैली है। और जो भी रोहित सरदाना जी को जानते थे, उनके व्यक्तित्व को जानते थे, वो आज बहुत दुखी हैं। मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम सब उन परिवार के साथ हैं। बहुत दुख है, सारे देश को दुख है। हर जगह से लोगों की भावनाएं प्रकट होकर आ रही हैं कि लोग कितने आहत हैं। उन्होंने लोगों के दिलों में अपना एक स्थान बना लिया था। अपनी पत्रकारिता से उन्होंने अपनी एक छाप बना ली थी। लोगों के दिलो दिमाग पर उनका एक इमेज था, एक अक्ष था लोगों के दिल पर। तो आज लोग उनको याद करके और इस प्रकार अकस्मात एकदम चले जाना बहुत दुख की घटना है। ये रिपोर्ट में अब बात कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों की। दिल्ली में कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार से कराह रहा है। सरकार की ओर से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा ये कोरोना का संकट आखिर खत्म कब होगा? दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। जनता के कई लोगों के मन की बात कही है। क्या कोरोना महामारी से दिल्ली के बिगड़ते हालात ने सरकार के हाथ पांव खड़े कर दिए हैं?
क्या कोरोना से लड़ाई की सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? क्या अब हाल ऐसे हो चुके हैं कि कोरोना से जंग जीतने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ गई है? इस बात की चर्चा शुरू हुई खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। ये राजधानी में हर दिन बदतर होते हालात को लेकर आप विधायक का गुस्सा है या दिल्ली की अव्यवस्थाओं का असंतोष, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक ने जनता के मन की बात कह डाली। मुझे लगता है कि एक हताशा का भाव तो दिल्ली के हर नागरिक के मन में आ चुका है और ये कहानी दिल्ली की भी है और अन्य कई राज्यों की भी है। तो शोएब इकबाल जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कई बार कई जनता के कई लोगों के मन की बात कही है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए मैं ये बात कहूँगी और खास तौर पे दूसरी पार्टी से होने के कारण तो लोग ये कहेंगे कि शायद मैं दूसरी पार्टी से हूँ और ये पावर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये पावर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी। दरअसल राजधानी में कोरोना महामारी के चलते बिगड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और अपने परिजनों को लेकर लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके। इससे पहले भी हम गए, वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा। मदद के तमाम ऐलान और दावों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने ऐसी हालत बना दी है कि अब सांसों को बस इन्हीं सिलेंडरों का आसरा रह गया है। ये दिल्ली का एक रीफिलिंग सेंटर है जहां की तस्वीरें आपको खुद ब खुद बयान कर देंगी कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो सके, वहीं पर वो लोग जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम करते हैं, जिंदगी उनके लिए भी काफी मुश्किल हो गई है। कई लोग दिन में 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होने की कीमत क्या है। कोरोना ने दिल्ली को बेदम कर दिया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे, बिस्तर हैं तो ऑक्सीजन नहीं। घरों में रहकर कोरोना के इलाज की मजबूरी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है। इस रिफिल सेंटर के बाहर खड़ी ये भीड़ उसी संकट का नतीजा है। ऐसा मौका ही नहीं आया है जी। पहले रोग भी नहीं था, जो रोग के कारण ज्यादा गैस लग रही है, रोग भी नहीं था। पहले अपने वो दूसरे काम में यूज होती, वैसे मेडिकल में जाती, वैसे लगती मरीजों के लाने, इतनी फालतू नहीं थी। बस ऐसी स्थिति के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना से चिंताजनक हाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल स्तर पर प्लान मांगा है कि सरकार कोरोना से रोकथाम को लेकर क्या कर रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में जो भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जता रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि जल्द से जल्द दिल्ली और कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में हालात किसी तरह काबू में आए और लोगों की जिंदगी पर आया ये संकट खत्म हो सके। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अकेले दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने हाल बेहाल कर रखा है। सरकार लाख दावे करे कि सूबे में सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन परेशान करने वाली हैं। कहीं दवाइयों का अकाल है तो कहीं ऑक्सीजन के लिए छटपटाहट है। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि अधिकारियों तक के आंसू निकल रहे हैं। मत घबराइए सर। सिम्मा साहब, हिम्मत टूट रहा है सर।
हिम्मत टूटा सर। अगर आप ऐसे ही आप सर ऐसे कर देंगे सिमर साहब। सर आप अगर प्लीज सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर? आप ऐसे टूट जाएंगे तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं। आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर अपने दर्द को बयां करते ये यूपी के महाराजगंज के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. राय हैं। सिमर साहब सर आप अगर प्लीज सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर? आप ऐसे टूट जाएंगे तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं। वीडियो में कुछ लोग सीएमएस ए.के. राय को समझा रहे हैं, लेकिन उनके आंसू थम नहीं रहे। आप लोगों का सहयोग चाहिए हम लोग। आप लोग भगवान है, भगवान है सर आप लोग। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, लिहाजा लाचार सीएमएस अपने दर्द को नहीं छुपा सके। हालांकि महाराजगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएस के इस दर्द की वजह काम का अधिक बोझ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, वीडियो आप देखे हैं हम आज सुबह, तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा टेंस रहे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं। सीएमओ की माने तो अस्पताल में दवाइयों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से इन दिनों काम का बोझ कुछ ज्यादा है। रेमडेसिविर की तो पूरे देश में कमी है, उसके लिए हमारे पास फेविफ्लू दवाई आ गई है जो हम अब ओरल दिलवाएंगे सबको। और ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक है, यहाँ पे हम लोग 24 घंटे लगे हुए हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हाँ वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़े परेशान रहे होंगे। अधिकारी के दावों के बीच असलियत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कोरोना काल में यूपी के अस्पतालों में भी लापरवाही के तमाम मामले आ रहे हैं। सुल्तानपुर में लापरवाही का आलम यह हुआ कि एक जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। रोते बिलखते परिजन शव लेकर घर आए। करीब 6 घंटे बाद घर वालों को पता चला कि वो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाकर फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। धीरे धीरे चादर हिल रही थी, तो आप अपनी अम्मी को बताया, तो फिर जल्दी से उसको फ्रीजर में रखे, तो ऊपर का उसको हटवाया, तो फिर चेक हुआ, तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भी आया और पल्स रेट भी आ गई। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में ऐसी लापरवाही का दौर तब है जब रोजाना यूपी में 35,000 के करीब नए केस आ रहे हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए केस आए हैं। प्रदेश सरकार कोरोना को काबू में करने की कोशिश में लगी है। इसके लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर भी स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका हाल क्या है वो आप खुद देख लीजिए। वाराणसी में एक जरूरतमंद ने पहले टोल फ्री और फिर लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। दोनों ही नंबरों पर बात तो हुई, लेकिन कोरोना संकट के बीच मदद की कोई गारंटी नहीं मिल सकी। एक रिलेटिव है, उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो मुझे किस अस्पताल में दिखाना पड़ेगा? आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ हो वहाँ चले जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, ये कैसे आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कुछ ऐसा ही हाल यूपी के हमीरपुर के कोविड सेंटर्स का भी देखने को मिला। इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में तैयार हो रहे डीआरडीओ के अस्पताल का मुआयना किया। 500 बेड का ये अस्पताल युद्ध स्तर पर तैयार किया गया है। इन कोशिशों के बीच प्रदेश में कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है। अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती है तो आने वाले दिनों में संकट गहरा सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल का हाल दिखाते हैं। मरीजों की भरमार लगी हुई है और तीमारदार कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर के इस अस्पताल में आपको पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिख जाएगा। दिख जाएगी जिंदगी की सबसे मुश्किल जद्दोजहद, दिख जाएगी बेचारगी और बेबसी। ये महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल है, जहां कोरोना के मरीजों की भरमार है तो बाहर जमीन पर सोकर वक्त बिताते रिश्तेदार हैं, जिनकी सांसें हर वक्त किसी अंदेशे से अटकी रहती है। आप लोग के अंदर पेशेंट अंदर है कोविड की वजह से? हाँ अंदर है वो। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं रोज? नहीं, आते जाते हैं। हाँ, रात को निकालते तो बाहर चले जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे उधर चले जाते हैं। रात को निकालते तो बाहर बैठ जाते हैं? रात को 12 बजे फिर बाहर बैठ गए जाके, फिर बगीचे में सोई। दोनों लड़की में दोनों बगीचे में सोई। फिर डर लगा, फिर मेरे को सब डर लग रही, फिर वहाँ रोड पे नहीं अपने
मेन गेट की रोड पर सोए भी दोनों इधर नहीं। और आपके पेशेंट कौन है अंदर? मेरा भाई है चतर सिंह। भतीजी है। भतीजी है आपकी, तो आप लोग यहीं रहते हैं पूरा दिन? नहीं, अभी आई हूँ, मेरे चाय लेके आई, अभी चाय लेके आई हूँ मैं, तो अभी जा रही हूँ मैं तो। उदयपुर के तमाम दूसरे अस्पतालों की तरह ये अस्पताल भी मरीजों से ठसाठस भर चुका है। आईसीयू भरा है, सामान्य और ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं हमारे पास। आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें 40 से 45 बेड आईसीयू फैसिलिटी के हैं और सारे ऑक्सीजन बेड हैं। और टोटल आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पास 750 से अधिक ऑक्सीजन एवं आईसीयू की फैसिलिटी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट भरे हुए हैं। करंटली हमारे पास 263 बेड्स अवेलेबल हैं और 38 बेड हमारे वेंटिलेटर आईसीयू वाले हैं। वो सभी फुल हैं? 38 के 38 फुल हैं और ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड बेड लगभग सारे ही फुल हैं, एक भी वैकेंट नहीं है। बट कुछ जो बेड खाली हैं वो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं जनरल ट्रीटमेंट के लिए। इस अस्पताल में अब और मरीज भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन लोग क्या करें? कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, मरीजों की तादाद रुक नहीं रही और इस बार तो संक्रमण इतना तेज और खतरनाक है कि मरीजों को अस्पतालों की नौबत आ जाती है। इन मुश्किल हालात में इन डॉक्टरों के जज्बे को सलाम है जो अपनी मुसीबत को छोड़ मरीजों की तीमारदारी में लगे। यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ बुलाया और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ और दोनों कामों को बैलेंस करना है वो हमें पता है और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी सेवा हम कर सकते हैं। ऐसे ही हौसलों के भरोसे संक्रमण की सुनामी से पूरा देश मुकाबला कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर मरीजों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता है तो आखिर कब तक इस जंग में हिम्मत बनी रहेगी? सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ साथ बेड्स की अनअवेलेबिलिटी तो है ही, पर डॉक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत भी, जिस तरीके से हम बाकी शहरों में देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी बहुत जल्दी महसूस होने वाली है। उदयपुर से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।